फ्रेंड्स नमस्कार, मेरा नाम है विपिन कुमार मंडल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट सॉल्यूशन में। आज का हमारा ट्रेडिंग सेशन है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन पर, जिसे हम नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में कापा कहते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि ISO 9001/2015 में प्रिवेंटिव एक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब प्रिवेंटिव एक्शन को रिमूव कर दिया गया है। लेकिन IATF 16949 2016 में प्रिवेंटिव एक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो हम पहले तो ये जानेंगे कि ISO 9001 में करेक्टिव एक्शन की रिक्वायरमेंट है तो वो किस क्लॉज में है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और IATF के अंदर प्रिवेंटिव एक्शन की रिक्वायरमेंट है तो वो किस क्लॉज में है और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। साथ में हम जानेंगे कि करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन में क्या डिफरेंस है, इन दोनों का क्या डेफिनेशन है एज पर ISO 9000। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन के डिफरेंस से। करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन के डिफरेंस से पहले हमें जानना होगा कि नॉन कॉन्फॉर्मिटी क्या होता है। तो नॉन कॉन्फॉर्मिटी दोस्तों क्या होता है? ये नॉन कॉन्फॉर्मिटी वही नॉन कॉन्फॉर्मिटी है जो लोग कंपनी में आमतौर पर NC कहते रहते हैं। NC का मतलब है नॉन कॉन्फॉर्मिटी, नॉन कॉन्फॉर्मेंस, NC। तो नॉन कॉन्फॉर्मिटी क्या होता है? कोई भी रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं होता है तो उसको कहते हैं नॉन कॉन्फॉर्मिटी। जैसे मान लीजिए आपके कस्टमर कहते हैं कि मुझे जो भी आप मटेरियल लेते हो, BOPs लेते हो, रॉ मटेरियल लेते हो, कुछ भी मटेरियल आप लेते हो तो उसका इनकमिंग इंस्पेक्शन या वेरिफिकेशन होना चाहिए, ये आपके कस्टमर कहता है। या कोई भी आपको, जैसे ISO स्टैंडर्ड है वो कहता है या IATF स्टैंडर्ड कहता है। तो आपने क्या किया है? इनकमिंग इंस्पेक्शन आपने नहीं किया है। आपके पास जब ऑडिट हुआ है तो रिपोर्ट जब आपसे मांगा है तो इनकमिंग इंस्पेक्शन मिस है, मतलब इनकमिंग इंस्पेक्शन आप नहीं करते हैं। तो वो क्या है? रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट थी कि आप जो भी इनकमिंग में मटेरियल आएगा उसका वेरिफिकेशन करोगे, लेकिन वेरिफिकेशन का कोई भी एविडेंस आपके पास नहीं है। इसका मतलब वो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हुआ है। तो वो क्या है? नॉन कॉन्फॉर्मिटी, उसे हम NC कहते हैं। ये ISO 9000 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ISO 9000 अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। अब हम जानते हैं करेक्टिव एक्शन क्या है। करेक्टिव एक्शन टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ ए नॉन कॉन्फॉर्मिटी एंड टू प्रिवेंट reoccurrence। एक्शन टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ ए नॉन कॉन्फॉर्मिटी, ऐसा एक्शन या कोई भी एक्शन आप ले रहे हो, वो एक्शन जो भी नॉन कॉन्फॉर्मिटी आई है, मतलब जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है, उसके कॉज को एलिमिनेट करता है। मान लीजिए आपके पास कस्टमर कंप्लेंट आई है और कस्टमर कंप्लेंट के बाद आप उसका रूट कॉज निकालते हो, मतलब उसका कॉज डिफाइन करते हो, कॉज को फाइंड करते हो, उस कॉज पे जो भी एक्शन लेते हो, इट मीन्स दैट इज कॉल्ड करेक्टिव एक्शन। लेकिन करेक्टिव एक्शन क्या होता है? एक बार जो नॉन कन्फर्मिटी आ गया है, यहां पर देखिए आप ए नॉन कन्फर्मिटी लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा है, मतलब नॉन कन्फर्मिटी मतलब डिफेक्ट्स, रिजेक्शन जो भी है, जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो आउटसोर्स हो, चाहे वो कस्टमर के एंड पे हो। इसका मतलब वो जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं कर रहा है। फुलफिल नहीं करने के वजह से नॉन कॉन्फर्मिटी आई है। नॉन कॉन्फर्मिटी आने की वजह से कस्टमर कंप्लेंट्स आई है, या फिर रिजेक्शन आया है, या कुछ भी ऐसा कुछ भी आया है।
उसके बाद आप उस नॉन कन्फर्मिटी का, उस एनसी का आप रूट कॉज निकालते हो या कॉज डिफाइन करते हो और उस पर जो एक्शन लेते हो, एक्शन लेने के बाद ये जो नॉन कन्फर्मिटी आई है कोई भी ABCD, मान लीजिए ए नॉन कन्फर्मिटी है, वो ए आगे भविष्य में कभी दोबारा ना हो, उसे कहते हैं करेक्टिव एक्शन। जो नॉन कन्फर्मिटी आई है उस पे उसके रूट कॉज एनालिसिस किया है, रूट कॉज को फाइंड किया है और फाइंड करने के बाद उस पे जितने भी एक्शन आपको चाहिए वो एक्शन सारा ले लिया है। उसके बाद वो प्रोडक्ट ठीक हो गया है, जो भी हो गया है, लेकिन वो जो प्रॉब्लम आई है वो प्रॉब्लम दोबारा भविष्य में कभी ना आना, उसे कहते हैं करेक्टिव एक्शन। देखिए यहाँ और एक चीज लिखा है, यहाँ पर कॉज लिखा है, यहाँ पर रूट कॉज नहीं लिखा है। मैं बार बार रूट कॉज बोल रहा हूं लेकिन यहाँ पर लिखा है कॉज। कॉज बहुत सारे हो सकते हैं किसी भी नॉन कन्फर्मिटी का, तो जितने भी कॉज आप निकाल सकते हो पोटेंशियल कॉज, उस पोटेंशियल कॉज पे कोई ये डिफेक्ट आया है या ये एनसी आया है, उस एक एनसी का जितने भी आपने पोटेंशियल कॉज निकाले हैं उन सभी पोटेंशियल कॉज पे आपने एक्शन लिया है ताकि भविष्य में ये जो प्रॉब्लम आई है वो दोबारा कभी ना आए, उसको कहेंगे हम करेक्टिव एक्शन। उसके बाद आते हैं हम प्रिवेंटिव एक्शन में। प्रिवेंटिव एक्शन क्या कहता है? एक्शन टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ ए पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी और अदर पोटेंशियल अनडिजायरेबल सिचुएशन। यहां पर क्या कहता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप देखिए। इन दोनों में सिर्फ यहां पर ए नॉन कन्फर्मिटी है और यहां पर पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी है और कोई डिफरेंस नहीं है। करेक्टिव एक्शन जो मतलब प्रॉब्लम आ चुकी है, आपके पास एक प्रॉब्लम आई है, एनसी मिली है, जो रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल नहीं किया है, उस पे उसकी कॉजेज निकाल कर, जितने भी कॉज आप निकाल सकते हो एनालाइज करके, उन सब पे आपने एक्शन लिया और आपने ये एंश्योर किया कि ये जो प्रॉब्लम आई है ये दोबारा कभी नहीं होगा भविष्य में, वो हो गया करेक्टिव एक्शन। लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन क्या है? प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब हो गया है कि मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, करेक्टिव एक्शन तो पता था लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन में नहीं पता है क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ मैंने कहीं, मेरे कहीं एक्सपीरियंस है, मेरे कहीं सिमिलर पार्ट था किसी कंपनी में, मुझे नॉलेज है, उस बेसिस पे मुझे लगा कि इसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब ए प्रॉब्लम भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। उन सबको मैंने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद उन सभी के पोटेंशियल कॉज को आइडेंटिफाई किया, फिर उस पर हमने एक्शन लिया और वो भविष्य में कभी ना आना। अभी तक तो आए नहीं लेकिन मैंने पहले एक्शन ले लिया, आगे भी नहीं आएगा, इसका मतलब दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव एक्शन। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। ये पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी की बात कर रहा है, मतलब जो अभी तक मैंने देखा नहीं उसकी बात कर रहा है, और वो करेक्टिव एक्शन जो देख चुका हूं, जो आया है मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये प्रॉब्लम आई है, वो करेक्टिव एक्शन है। अब एक और 9000 की बात करते हैं। 9000 में और एक डेफिनेशन दिया हुआ है, करेक्टिव एक्शन इज टेकन टू प्रिवेंट reoccurrence whereas preventive action is taken to prevent occurrence। reoccurrence का मतलब एक बार जो आ चुका है reoccurrence ना हो, मतलब दोबारा ना हो, और occurrence का मतलब अकर ना हो, अकर ना होने के लिए जो एक्शन लोगे उसको कहते हैं प्रिवेंटिव एक्शन, और जो अकर हो चुका है उसके बाद कभी दोबारा ना हो उसको कहेंगे करेक्टिव एक्शन।
ये डेफिनेशन है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब मैं ऑडिट के लिए जाता हूँ या इंटरव्यूज लेता हूँ, तो जब मैं पूछता हूँ कि करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन में क्या डिफरेंस है, तो अधिकतर नहीं 100% लोगों को नहीं पता होता है कि डिफरेंस क्या है। कुछ लोग कहते हैं पोटेंशियल कॉज को आइडेंटिफाई करके उस पर एक्शन लेना, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव एक्शन। सरासर गलत है, कहीं नहीं लिखा है पोटेंशियल कॉज की बात। पोटेंशियल कॉज तो आपको यहाँ पर भी चेक करना है करेक्टिव एक्शन में, और उस सब पे भी एक्शन लेना है कि वो जो अकर हुआ है, जो नॉन कन्फर्मिटी आई है, वो दोबारा कभी ना हो। लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन में एक्चुअली में क्या बताता है, पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी। इसी को कोई लोग पोटेंशियल कॉज कह देते हैं, गलत कहते हैं। पोटेंशियल कॉज तो आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा, चाहे वो करेक्टिव एक्शन है चाहे वह प्रिवेंटिव एक्शन है। अगर पोटेंशियल कॉज को डिफाइन नहीं करोगे तो आपने जो एक्शन लिया है करेक्टिव एक्शन में, उसके बाद भी वो ठीक नहीं होगा। एक से नहीं हुआ तो वही प्रॉब्लम दूसरे से हो जाएगा। कोई कॉज अलग होगा लेकिन होगा वही प्रॉब्लम। तो इसलिए पोटेंशियल कॉज तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और आइडेंटिफाई करके उस पर एक्शन तो लेना पड़ेगा। लेकिन यहां पर बात कर रहा है पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी। ये बहुत सारे ट्रेनर्स है, बहुत सारे लोग हैं जो गलत बोलते हैं, जो कहते हैं प्रिवेंटिव एक्शन पोटेंशियल कॉज को एलिमिनेट करने से प्रिवेंटिव एक्शन कहते हैं। सरासर गलत है। पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी को आइडेंटिफाई करके उस पर एक्शन लेना, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव एक्शन। अब आते हैं समझते हैं कि पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी क्या है। रिक्वायरमेंट क्या है मेरा, ये मैंने एक पार्ट लिया है, कोई बुश है, और ये मेरा थ्रू होल है, होल डाया। ये मेरी रिक्वायरमेंट है, होल डाया। ये पूरा थ्रू होल है, मतलब पूरा सीधा है, स्ट्रेट है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, कहीं से भी एंगल वेंगल कुछ नहीं बना हुआ है। ये मेरा होल डाया है, और होल डाया की पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी मैंने कितने निकाले हैं। देखिए आप क्या करते हैं, जब आप एफएमए बनाते हैं, क्योंकि प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है, ज़्यादातर एफएमए में हम प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं। तो प्रिवेंटिव एक्शन जब हम एफएमए बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, जब यहाँ पर कोई होल डाया की बात आई तो होल डाया ओवर साइज एंड होल डाया अंडर साइज, यही दो पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी हम लिखते हैं। क्योंकि हमें इतना नॉलेज नहीं होता है, इतना हम पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इस वजह से हम सिर्फ दो लिखते हैं। हम इतना सोचते नहीं है, हम ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करते हैं इस वजह से। लेकिन जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे, जब आप उस प्रोडक्ट को समझोगे, प्रोडक्ट की प्रोसेस को समझोगे, रिस्क को समझोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ होल डाया में कितनी सारी प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने क्या लिखा है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। मैंने तो बस 10 मिनट के अंदर मुझे लिखना था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आप लोगों को समझाने के लिए। एक एग्जांपल है, ये मेरा होल डाया है, ये रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट है होल डाया। तो मैंने पोटेंशियल मतलब प्रिवेंटिव एक्शन लेना है, तो प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए मुझे सबसे पहले पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी निकालना है। तो मैं पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी अभी डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया है, सबसे पहले मैंने लिखा है होल मिस। होल मिस हो सकता है, मैंने लिखा है कि होल मिस हो सकता है। मेरे सामने कई बार हुआ है कि ऐसे पार्ट है और कस्टमर एंड पे होल मिस चला गया। होल आउट, ये होल यहां ना होके कहीं और साइड में हो रहा है, ये होल आउट हो गया, मतलब जहां पर चाहिए था रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं है, होल आउट। नो कंप्लीट होल, होल पूरा थ्रू होल है लेकिन होल कंप्लीट हुआ ही नहीं, कहीं बीच से ही होल खत्म हो गया, यहीं पे यहां तक छूट गया होल, वो नो कंप्लीट होल। नेक्स्ट है, हो सकता ना अगर ड्रिल बीच में टूट जाए, सेटिंग सही ना हो, तो ये होल इनकम्प्लीट रह सकता है। होल इन एंगल या नॉट स्ट्रेट, ये होल हो सकता है एंगल में बना हो सकता ना एंगल में ऐसे बना हो, स्ट्रेट ना होकर ये एंगल में हो, चाहे वो 0.2 के एंगल हो, 3 के एंगल हो, 5 के एंगल हो, जितने भी डिग्री के एंगल हो, ये एंगल में है। लेकिन हमें चाहिए 0 डिग्री में, नहीं है।
होल ओवर साइज, अब लिखा है मैंने होल ओवर साइज, ये होल ओवर साइज हो सकता है, होल अंडर साइज भी हो सकता है, कोन शेप्ड में भी हो सकता है, मतलब ऊपर ठीक तो है लेकिन नीचे होल डाया कम हो गया, कोन शेप हो गया, कोन शेप मैंने दोबारा लिख दिया, कोई बात नहीं। हाई रफनेस इनसाइड दी होल, मतलब होल के अंदर अपना ड्रिल इतना सही नहीं है होल के अंदर, या फिर हमारी जो ड्रिल मशीन में वाइब्रेट हो रहा है उस वजह से होल के अंदर भी थोड़ा सा जो रफनेस है वो ज़्यादा हो गया है। तो ये मैंने पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी लिखा है, ये आया नहीं है अभी तक। प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब ये आया नहीं है, क्योंकि प्रिवेंटिव एक्शन किस पे एक्शन लेता है, पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी के कॉज को आइडेंटिफाई करके उस पे एक्शन लिया जाता है, जिससे कि इस प्रोडक्ट पे या इस होल पे जो रिक्वायरमेंट है उस पे कभी भी नॉन कन्फर्मिटी ना आए हो, राइट। तो मैंने उस रिक्वायरमेंट की पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी को आइडेंटिफाई किया है, और इन सबका अब नेक्स्ट चलते हैं, ये है असली चीज, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। सबका ये जितने भी पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी लिखा है यहां पर, होल मिस, तो होल मिस का मैंने क्या किया है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में यहां पर मैंने पोटेंशियल कॉज निकाला है। हो सकता है होल मिस का यहां पर 5 पोटेंशियल कॉज है, तो 5 पोटेंशियल कॉज पे मैंने एक्शन लिया है, तो जाके मेरा हो गया प्रिवेंटिव एक्शन। लेना किस पे है, पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी पे। करेक्टिव एक्शन भी ऐसे ही होगा, करेक्टिव एक्शन पे पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी नहीं होगा। यहां पर अभी तक हमने क्या किया था, ये पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी एक्शन लिया, ये सारे ऐसे कुछ करके पोटेंशियल कॉज निकालकर एक्शन लिया, तो वो प्रिवेंटिव एक्शन हो गया। लेकिन करेक्टिव एक्शन में मान लो कोई कस्टमर कंप्लेंट आया, कस्टमर कंप्लेंट क्या आया है कि होल मिस, पहला वाला ही मैं ले लेता हूं, ये कस्टमर कंप्लेंट आया क्योंकि हमारा प्रिवेंटिव एक्शन हुआ नहीं था, हमने ये पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी पहले दिखाई नहीं था, हमने तो सिर्फ होल ओवर साइज और अंडर साइज पे काम किया था, तो हमने होल मिस तो दिखाई नहीं था, उस पर एक्शन नहीं लिया। तो क्या हुआ, कस्टमर कंप्लेंट क्या आया है, कस्टमर कंप्लेंट आया है कि होल मिस हो गया आपके पार्ट से, तो उस पर होल नहीं था, तो कस्टमर कंप्लेंट आया। उसके बाद मैंने यहाँ पर एनसी पे कस्टमर कंप्लेंट लिखा, उस पर हमने खूब माइंड लगाया, टीम के साथ खूब दिमाग लगाया, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाया, उस पर बहुत सारे पोटेंशियल कॉज निकाला, और पोटेंशियल कॉज निकालने के बाद हमने सभी का वैलिडेशन किया, जिसे सिमुलेशन कहते हैं कि किस वजह से आया है, और सिमुलेशन करने के बाद हमने एक रूट कॉज पाया और रूट कॉज पे एक्शन ले लिया, तो वो क्या हो गया, करेक्टिव एक्शन। लेकिन और ये जितने भी और पोटेंशियल कॉज है उस पे, इस पे एक्शन नहीं लोगे, इस पे भी एक्शन लेना पड़ेगा। हो सकता है आपने ए को आइडेंटिफाई किया है कि होल मिस हो गया ए की वजह से, और आपने इस पे बहुत अच्छा सा रूट कॉज निकालकर आपने एक्शन ले लिया, लेकिन आगे हो सकता है यही नॉन कन्फर्मिटी मतलब होल मिस इस वजह से भी हो सकता है, इसकी वजह से भी हो सकता है, और इसकी वजह से भी हो सकता है। तो आपको ये जितने भी पोटेंशियल कॉज को आपने आइडेंटिफाई किया है, इन सब पे इस नॉन कन्फर्मिटी के लिए एक्शन लेना है, ताकि ये वाला नॉन कन्फर्मिटी आगे भविष्य में कभी ना आए। जो कि अभी कस्टमर कंप्लेंट आया हुआ है उसे ही कहते हैं हम करेक्टिव एक्शन। अब आगे चलते हैं हम कि ISO 9001 अकॉर्डिंग क्या रिक्वायरमेंट है। तो ISO 9001 के अकॉर्डिंग 10.2 में दिया हुआ है नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन। 10.2.1 में रिक्वायरमेंट है व्हेन अ नॉन कन्फर्मिटी अकर्स, जब कोई नॉन कन्फर्मिटी आपके पास आता है, देखने को मिलता है,
है ना, या होता है, कभी भी कोई डिफेक्ट आ जाता है या नॉन कन्फर्मिटी आ जाता है, इसका मतलब ये है। तब इंक्लूडिंग एनी अराइजिंग फ्रॉम कंप्लेंट्स, कोई नॉन कन्फर्मिटी आता है या फिर कोई कंप्लेंट्स आता है, राइज होता है, द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिएक्ट टू द नॉन कन्फर्मिटी एंड एज एप्लीकेबल, उस नॉन कन्फर्मिटी पे सबसे पहले रिएक्ट करेगा। उसके बाद कैसे रिएक्ट करेगा, ये लिखा हुआ है, टेक एक्शन टू कंट्रोल एंड करेक्ट इट। यहां पर सबसे पहले टेक एक्शन टू कंट्रोल, इस पे सबसे पहले एक्शन लेने को कहा है कि जो नॉन कन्फर्मिटी आई है वो कंट्रोल हो जाए। अभी जो प्रोसेस चल रहा है, अभी रूट कॉज तक की बात नहीं कही है, अभी सिर्फ कह रहा है कि टेक एक्शन टू कंट्रोल एंड करेक्ट इट, मतलब यहां पर करेक्शन की बात कर रहा है। कहने का मतलब यहां पर जो प्रॉब्लम आई है टूल वूल किसी से भी, तो उस टूल को करेक्ट करो, और जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम कंट्रोल कर दो। ये तो अभी यही बात कर रहा है। सेकंड कह रहा है डील विद द कंसिक्वेंसेस, इवेल्युएट द नीड फॉर एक्शन टू एलिमिनेट द कॉज, अब कॉज की बात आया है, ऑफ द नॉन कन्फर्मिटी इन ऑर्डर दैट इट डज नॉट रीअकर और अकर एल्सवेयर वाई। तो जो भी प्रॉब्लम आई थी, जो भी नॉन कन्फर्मिटी आई थी, उसकी कॉज को आइडेंटिफाई करके अब एलिमिनेट करने की बात कर रहा है, मतलब एक्शन लेने की बात कर रहा है। अब कैसे, सबसे पहले रिव्यूइंग एंड एनालाइजिंग द नॉन कन्फर्मिटी, सबसे पहले जो नॉन कन्फर्मिटी आई है उसको रिव्यू करो और एनालाइज करो। उसके बाद डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ नॉन कन्फर्मिटी, पहले में रिव्यू करने को कहा है। रिव्यू करने का मतलब आप वही करोगे 5W2H, इससे रिव्यू करोगे। और फिर कहा है कि डिटरमाइनिंग द कॉजेज ऑफ नॉन कन्फर्मिटी, तो इसको करने के लिए आप कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम और साथ में बाय बाय एनालिसिस करोगे। फिर जब कॉज निकल के आ जाएगा फिर उस पर आप करेक्टिव एक्शन लोगे। तो डिटरमाइनिंग, नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग इफ सिमिलर नॉन कन्फर्मिटीज एग्जिस्ट और कुड पोटेंशियली अकर। फिर आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई सिमिलर नॉन कन्फर्मिटी किसी सिमिलर प्रोसेस में अगर एग्जिस्ट करता है तो उस पर एक्शन लो। इसका मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट, तो आपको उस समय हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट भी करना पड़ेगा। फिर कहता है इंप्लीमेंट एनी एक्शन नीडेड, फिर एक्शन जो भी है आप लेना चाहते हो उसको इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंट करने के बाद रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी करेक्टिव एक्शन टेकन, अगर आपने करेक्टिव एक्शन जो भी आपने कॉज निकाला है उस पर एक्शन लिया है और उस एक्शन को आप एक्शन की इफेक्टिवनेस को आप मॉनिटर करो और रिव्यू करो। तो ये कैसे करोगे, ये करने के लिए आप 3 महीना या 3 लॉट या पार्ट वाइज जो भी आपने अपने प्रोसीजर में आइडेंटिफाई किया है, डिफाइन किया है कि हम 3 लॉट में करेंगे या इतने 1000 पार्ट में करेंगे या इतने महीने में करेंगे, उस हिसाब से आप इफेक्टिवनेस को रिव्यू करो। उसके बाद क्या कहता है, अपडेट रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी डिटरमाइन ड्यूरिंग प्लानिंग। हो सकता है जो यहाँ नॉन कन्फर्मिटी आया है जिस वजह से, या जो नॉन कन्फर्मिटी आया है वो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी में जो भी आपका रिस्क असेसमेंट आपने किया है उसमें लिखा ना हो, तो उसको अपडेट करने की भी बात कही है। फिर कहता है मेक चेंजेस टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मतलब जो आपने करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन का प्रोसीजर बनाया है या जो भी आपने पॉलिसी बनाया होगा उस पर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो आप चेंजेस करें। 2 द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एज एविडेंस ऑफ। अब क्या कहा है, ऑर्गेनाइजेशन को जो भी आपने करेक्टिव एक्शन लिया है उसका एविडेंस रखना पड़ेगा, रखना है।
फिर ये कहता है द नेचर ऑफ द नॉन कन्फर्मिटीज एंड एनी सब्सिक्वेंट एक्शन टेकन, द रिजल्ट ऑफ एनी करेक्टिव एक्शन। ये कहता है जो भी आप एविडेंस रखोगे वो किस बिहाफ पे रखोगे, किस हिसाब से रखोगे। सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा नेचर ऑफ द नॉन कन्फर्मिटीज। तो नेचर ऑफ द नॉन कन्फर्मिटीज आप लिखने के लिए ऊपर भी आपको कहा है रिव्यूइंग एंड एनालाइजिंग द नॉन कन्फर्मिटी, तो यहाँ पर आप 5W2H का सहायता ले सकते हैं। उस हिसाब से आप यहाँ पर नेचर ऑफ द नॉन कन्फर्मिटीज आप डिफाइन कर सकते हैं। और कोई सब्सिक्वेंट एक्शन भी आपने लिया है तो भी आप लिखेंगे, मतलब आपके पास एविडेंस होना चाहिए। और अगर करेक्टिव एक्शन लिया है कोई तो भी आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। ये तो था ISO 9001 के अकॉर्डिंग नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन। अब आते हैं IATF की रिक्वायरमेंट में। ISO 9001 2015 ने प्रिवेंटिव एक्शन को रिमूव कर दिया, मतलब उसमें है ही नहीं रिक्वायरमेंट। लेकिन IATF 16949 2016 में प्रिवेंटिव एक्शन की रिक्वायरमेंट है। किस क्लॉज में है? 6.1.2.2 प्रिवेंटिव एक्शन। क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, पढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन एंड इम्प्लीमेंट एक्शंस टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज। जो हमने ऊपर अभी पढ़ा है प्रिवेंटिव एक्शन की जो भी डेफिनेशन है वही यहाँ पर लिखा है। ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करना है और इम्प्लीमेंट करना है प्रिवेंटिव एक्शन को, किस लिए? पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज की कॉज को एलिमिनेट करने के लिए। पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज भी हमारे समझ में आ गया, ऊपर मैंने अभी पढ़ाया। तो उसी पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज को आइडेंटिफाई करके उसकी रूट कॉज को उसके कॉजेज को फाइंड करके उसको एक्शन लेकर एलिमिनेट करने को प्रिवेंटिव एक्शन कहते हैं। तो वही ऑर्गेनाइजेशन को कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन इसको डिटरमाइन करे और इंप्लीमेंट करे इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर अकरेंस। प्रिवेंटिव एक्शन शैल बी अप्रोप्रिएट टू द सीवियरिटी ऑफ पोटेंशियल इश्यूज। प्रिवेंटिव एक्शन सीवियरिटी, जो भी सीवियरिटी है, सीवियरिटी का मतलब हो गया कि आपका जो नॉन कन्फर्मिटी है वो कितना खतरनाक है। क्या वो सेफ्टी से रिलेटेड है, क्या वो फिटमेंट से रिलेटेड है, क्या वो गवर्नमेंट रेगुलेशन से रिलेटेड है। तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके जो इश्यूज है, जो भी आपकी नॉन कन्फर्मिटी है, पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी, वो कितना सीवियर है, उसके हिसाब से ही प्रिवेंट एक्शन लिया जाना चाहिए। अब रिक्वायरमेंट क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन shall establish a process to lessen the impact of negative effects of risk including the following। ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रोसेस एस्टैब्लिश करने की बात कहा है जिसमें सारे नेगेटिव इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने की बात कही है। और क्या क्या कही है ये हम देखते हैं। डिटरमाइनिंग पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज एंड देयर कॉजेज। जितने भी पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज आपने डिफाइन किया है उसका कॉजेज भी डिफाइन करना है। ये सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है इसके लिए वो है रिस्क एनालिसिस, मतलब FMEA। तो FMEA आप बनाते हैं, जितने भी पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज है वो डिफाइन भी करते हैं, उसके सामने उसका जितने भी पोटेंशियल कॉजेज है वो भी आप डिफाइन करते हैं। फिर ये कहता है इवेल्यूटिंग द नीड फॉर एक्शंस टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ नॉन कन्फर्मिटीज। जितने भी एक्शंस अकरेंस का मतलब हो गया वो कभी ना हो, जो नॉन कन्फर्मिटीज है वो हो ही ना, उसके लिए जितने भी एक्शंस जरूरत है उसको इवेल्युएट करने की बात कही है। इवेल्युएट करने का मतलब आप इसके लिए सिमुलेशन टेस्ट भी कर सकते हैं या इसको वैलिडेट भी कर सकते हैं। फिर C क्या कहता है? डिटरमाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग एक्शंस नीडेड। जो भी एक्शन जरूरत है लेने की
उस कॉज पे उसको डिटरमाइन करो और साथ में इम्प्लीमेंट करो। फिर ये क्या कहता है, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑफ एक्शन टेकन, जो आपने एक्शन लिया है उसका एविडेंस आपके पास होना चाहिए, मतलब उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। रिव्यूइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रिवेंटिव एक्शन टेकन, जो भी आपने प्रिवेंटिव एक्शन लिया है उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो भी रिव्यू करने की बात कही है। तो आपने हो सकता है कोई प्रिवेंटिव एक्शन आपने लिया है किसी एक नॉन कन्फर्मिटी का, तो मान लीजिए 1 साल से आपका पार्ट चल रहा है और 1 साल में प्रॉब्लम आई नहीं है, वो इफेक्टिवनेस प्रिवेंटिव एक्शन की इफेक्टिवनेस है, तो वो आप बना सकते रिकॉर्ड। फिर आप क्या कहता है, यूटिलाइजिंग लेसन लर्नड टू प्रिवेंट रिकरेंस इन सिमिलर प्रोसेस, ये फिर हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा है। हो सकता है आपने किसी और प्रोसेस के लिए लिया है एक्शन, और ये कहता है कि कोई और भी प्रोसेस है सिमिलर, तो उस पर भी एक्शन ले लो जो आपने इस प्रोसेस के लिए लिया है। और ये क्लॉज नंबर दिया है रेफरेंस में सी ISO 9001 सेक्शन 7.1.6। तो ISO 9001 के जो सेक्शन है 7.6 ये ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज का है, तो इस पे ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज के अंदर वही सारी लेसन लर्न्ड वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो ये आपका करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन हो जाता है ख़त्म। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जितने भी IATF और ISO से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं वो वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू।